हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर। और आज हम बात करेंगे मेनिंजियल हेमोरेज के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी मेनिंजेस होती हैं। जो सबसे बाहर होती है वो होती है ड्यूरामेटर, फिर होती है अरेक्नॉइड, फिर होती है पायोमेटर। ये तीनों के बारे में हमने सारा पढ़ लिया था कि आखिर इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, किस किस तरीके से बनी हुई होती हैं। अब इन मेनिंजेस के बीच में कभी कभी क्लिनिकली क्या पाया जाता है, हेमरेज पाया जाता है। हेमरेज कंडीशन होती है जब भी कोई ब्लड वेसल्स रप्चर होती है या और किसी कॉज से। तो जब भी यहाँ कोई मेनिंजेस के बीच में कोई हेमरेज होती है, हम उसकी आज बात करेंगे। तो जो हेमरेज होती है, जो हम बोलते हैं मेनिंजियल हेमरेज होती है, वो 4 तरीके की होती है और ये बेस्ड होती है डिफरेंट लोकेशन पर, डिफरेंट स्पेस एंड डिफरेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि आखिर ये कितने तरीके की होती है मेनिंजियल हेमरेज। तो जो सबसे पहली होती है वो होती है एपिड्यूरल हेमरेज। ये होती है एपिड्यूरल हेमरेज। एपिड्यूरल एपिड्यूरल से मतलब क्या हुआ? एपिड्यूरल से मतलब हुआ जो एपिड्यूरल स्पेस के अंदर पाई जाती है। एपिड्यूरल स्पेस कौन सी होती है? एपिड्यूरल स्पेस होता है जो ड्यूरामीटर की 2 लेयर्स होती हैं। जो ड्यूरामीटर की 2 लेयर्स होती हैं। ये तो होगी मेरी क्या, बोन, क्रेनियल बोन। और क्रेनियल बोन से ये क्या होगी मेरे पास, ये जो लगी होती है, ये होती है एंडोस्टीलियल लेयर। ये किसकी होती है? ये ड्यूरामीटर की लेयर होती है जो किससे होती है, क्रेनियम से अटैच होती है। और जो दूसरी लेयर होती है ड्यूरामीटर की, वो होती है इनर मेनिंजियल लेयर। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में, एंडोस्टीलियल लेयर और इनर मेनिंजियल लेयर के बीच में जो हेमरेज पाया जाता है उसको हम बोलता हूँ एपिड्यूरल हेमरेज। जो दूसरा हेमरेज पाया जाता है वो होता है सबड्यूरल हेमरेज। सबड्यूरल हेमरेज। सबड्यूरल हेमरेज कहाँ पाया जाता है? सबड्यूरल जो हेमरेज जो पाया जाता है वो पाया जाता है डायमीटर एंड अरेक्नॉइड मीटर के बीच में। जो मेनिंजेस होती है, ये जो क्या है डायमीटर, और ये रेड क्या है अरेक्नॉइड। तो इन मेनिंजेस के बीच में जो पाया जाता है इसको बोलता हूं मैं सब ड्यूरल हेमरेज। ये सब ड्यूरल जो हेमरेज जो होता है, ये स्पेशली जो होती है हमारी ब्रिजिंग वेन होती है, इसके रप्चर से होता है। अभी हम इसके मेनली बात करेंगे कि आखिर इसका मेन पोजीशन क्या होती है, मेन लोकेशन क्या होता है और क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं कि ये रप्चर हो जाती है। इसके बाद जो होती है, इसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है मेरा सब अरेक्नॉइड हेमरेज। सब अरेक्नॉइड हेमरेज। सब अरेक्नॉइड जैसा कि नाम बता रहा है कि अरेक्नॉइड स्पेस के बीच में, और अरेक्नॉइड कहां पर होगा, पाया के और अरेक्नॉइड के बीच में जो हेमरेज होगा वो कहलाता है मेरा सब अरेक्नॉइड हेमरेज। इसका भी हम बात करेंगे कि आखिर यहां पर होती है कंडीशंस होती है बेरी एनेरिज्म की, इसको भी हम देखेंगे। और जो फोर्थ होता है मेरा वो होता है इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। ये होता है इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। तो ये 4 तरीके के हेमरेज पाए जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो आज हम सबसे पहला हेमरेज बात करेंगे एपिड्यूरल हेमरेज की बात। तो जो पहला हमारा होगा वो होगा एपिड्यूरल हेमरेज। एपिड्यूरल। सबसे पहले तो हम एक बार फिर से मेनिंजेस देख लेते हैं कि आखिर मेनिंजेस कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो ये तो होगी सबसे पहले मेरे पास क्रेनियल कैविटी। ये होगी क्रेनियल कैविटी। ये कौन सा एक्सेस ले लिया मैंने, कौन सा, सजाइटल एक्सेस के अंदर, सजाइटल प्लेन के अंदर है। ये होगी मेरे पास क्रेनियल बोन। ये क्रेनियल बोन होगी। अब क्रेनियम बोन से होता क्या है, ड्यूरामीटर की एक लेयर जो होती है वो अटैच होती है बिल्कुल टाइटली अटैच होती है, बिल्कुल टाइटली। मैं इसको टाइटली के लिए शो कर दे रहा हूं कुछ इस तरीके से। ये क्या होता है, बिल्कुल टाइटली अटैच होती है क्रेनियल बोन से। ये हो गई। जो दूसरी लेयर होती है वो क्या होती है, वो होती है बिल्कुल, वो भी क्या होती है, क्लोजली एसोसिएटेड होती है किससे, इस टाइड लेयर से। इसको बोलता हूं पेरीऑस्टियल लेयर। इसको मैं नेमिंग भी कर देता हूं पेरी
ऑस्टियल लेयर। ऊपर कौन सी हो गई, क्रेनियम। ये क्या हो गई मेरे पास, क्रेनियम, और ये हो गई पेरीऑस्टियल लेयर। और पेरीऑस्टियल लेयर के साथ साथ बिल्कुल ये भी क्लोजली अटैच होती है, क्लोजली एसोसिएटेड होती है इसकी दूसरी लेयर और इस लेयर को। लेकिन कुछ प्लेस पे ये क्या होती है, जो इसकी मेनिंजियल लेयर, जो दूसरी जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ, ये क्या होती है, मेनिंजियल लेयर। ये मेनिंजियल लेयर कुछ प्लेस पर क्या होता है, सेपरेट हो जाती है। कुछ प्लेस पर क्या होता है, सेपरेट हो जाती है इस तरीके से, और एक स्पेस का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। स्पेस का करती है, फॉर्मेशन करती है। ये स्पेस किस लिए होता है, ये स्पेस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस स्पेस के अंदर कुछ वेन्स यहां जाती हैं, और जब ये स्पेस का फॉर्मेशन होता है तब इस केस के फॉर्मेशन के बाद यहां पर क्या होती है, एंडोथेलियल लाइनिंग का हो जाता है फॉर्मेशन। ये होती है एंडोथेलियल लाइनिंग, ब्लड एंडोथेलियल लाइनिंग का हो जाता है फॉर्मेशन। अब इसके अंदर से क्या होती है, सॉरी ब्लड नहीं, एंडोथेलियल लाइनिंग का फॉर्मेशन होता है, ब्लड एंडोथेलियल लाइनिंग। इसके अंदर से क्या होता है, वेन्स पास होती हैं। यहां से क्या होती हैं, वेन्स पास होती हैं। इसीलिए मैं इसको बोलता हूं ड्यूरल वीनस साइनस, क्योंकि ये स्पेस जो है वो किसमें है, ड्यूरल मेनिंजेस के अंदर है, या तो ड्यूरल मैटर के अंदर था, इसीलिए इस स्पेस को बोलता हूं ड्यूरल। और यहां से वेन्स का फॉर्मेशन होता है, वेन्स पासेस होती हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं, और यहां साइनस का फॉर्मेशन करती है, तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूं ड्यूरल वेनस साइनस। ड्यूरल वीनस साइनस, ये स्पेस कहलाता है ड्यूरल वीनस साइनस। इसके साथ साथ ये जो पेरीऑस्टियल लेयर है और ये जो मेनिंजियल लेयर जो ग्रीन कलर से मैंने बनाई है, ये कौन सी है, मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर ये बिल्कुल क्या होती हैं, एसोसिएट रहती हैं, बिल्कुल क्लोजली एसोसिएट होती हैं बिल्कुल, और ये सिर्फ एक ही जगह पर थोड़ा सा स्पेस का फॉर्मेशन करती हैं, और उस स्पेस को बोलता हूं ड्यूरल वीनस साइनस। और बाकी स्पेस में, बाकी पूरी क्रेनियल कैविटी के अंदर ये क्या रहती हैं, क्लोजली एसोसिएटेड रहती हैं। इसीलिए अगर मैं इसको फिजिकली देखता हूं तो फिजिकली ये सेपरेट नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं क्या करता हूं, प्रैक्टिकली हम इसको चाहें तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं नॉर्मली फिजियोलॉजिकली देयर इज अ नो स्पेस। अगर मैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखता हूं तो यहां पर कोई स्पेस नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली इसको सेपरेट करना चाहता हूं तो यहां पर क्या होता है, एक स्पेस पाया जाता है। इसीलिए मैं इस स्पेस को जो नाम देता हूं वो रियल स्पेस ना कहकर बल्कि इसको मैं पोटेंशियल स्पेस बोलता हूं, इसको बोलता हूं पोटेंशियल स्पेस। अब होता क्या है, ये जो स्पेस है मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन पेरीऑस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर इज नॉट रियल स्पेस, इट्स अ पोटेंशियल स्पेस। पोटेंशियल स्पेस इसीलिए बोलता हूं जब भी किसी जगह पर, किसी बॉडी के अंदर किसी जगह पर जब भी किसी कोई रियल स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली वहां पर स्पेस फॉर्म हो सकता है, जैसे मान लिया क्या है, किसी भी केमिकल्स के थ्रू या और किसी प्रोसेस के थ्रू अगर वहां पर स्पेस प्रेजेंस होता है तब मैं इसको बोलता हूं पोटेंशियल स्पेस। तो ये बात हुई मेरी सिर्फ मेनिंजेस के बीच में। अब होता क्या है, इस मेनिंजेस के अंदर, इन मेनिंजियल लेयर के बीच में यहां पर कुछ होती हैं वेसल्स, यहां पर होती हैं कुछ वेसल्स। अब वेसल्स में कौन आएंगी, आर्टरी और वेन्स, आर्टरी और वेन। तो ये तो क्या होगी मेरे पास, आर्टरी, और ये मेरे पास हो गई वेन। एक हो गई आर्टरी, एक हो गई वेन। तो ये आर्टरी और वेन किस काम में आती हैं, ये आर्टरी और वेन, या मैं कह सकता हूं इसको वेसल, पूरे कॉमनली अगर मैं इसको बोलूं वेसल, तो ये वेसल्स होती हैं मेनिंजियल वेसल। ये होती है मेनिंजियल वेसल, ये सप्लाई करती हैं मेनिंजेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मेनिंजेस को सप्लाई करती हैं, पूरे सिस्टम की मेनिंजेस को सप्लाई करती हैं। अब होता क्या है, किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन से या किसी रप्चर से या कोई इंजरी से, हेड इंजरी अगर होती है, तो इनके अंदर अगर कोई रप्चर होता है तो इन रप्चर के बेस पर इनका ब्लड क्या होगा, लीक होगा, ब्लड लीक होगा। जब तो ब्लड लीक होने के बाद में ब्लड यहाँ पर क्या होता है, फिल हो जाता है, और जब ब्लड यहाँ फिल हो जाता है तो यही कॉज करती है हेमरेज। तो इससे पहले मैं इन ब्लड वेसल्स की रियल पोजीशन देख लेता हूँ।
अगर मैं इसका हेड का ट्रांसफर सेक्शन लेता हूं, तो हेड का ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद मेरे पास कुछ ये पोजीशन आएगी, ये होगी फ्रंट ईयर। यहां पर मेरा क्या होगा, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। पीछे क्या होगा, फोरामेन मैग्नम। यहां पर एक फोरामेन होता है, इसको बोलता हूं फोरामेन स्पाइनोजम। यहां पर एक फोरामेन होता है, फोरामेन स्पाइनोजम। मैं इसकी नेमिंग करता हूं, दिस इज फोरामेन मैग्नम, दिस इज सेला टर्सिका। और ये जो होता है ये कहलाता है फोरामेन स्पाइनोजम, फोरामेन स्पाइनोजम। और इस फोरामेन स्पाइनोजम से क्या निकलती है, एक ब्लड वेसल निकलती है। क्या निकलती है, एक ब्लड वेसल्स निकलती है। और उस ब्लड वेसल्स का नाम होता है एंटीरियर, ये क्या हो गया मेरा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा। ये हो गया एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये हो गया मिडल क्रेनियल फोसा। ये लास्ट में कौन सा हो गया, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इसकी भी नेमिंग कर देता हूं, ये हो गया मेरे पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा। ये हो गया मेरे पास मिडल क्रेनियल फोसा। और ये हो गया मेरे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर, मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर एक फोरामेन होता है, इसको बोलता हूं फोरामेन स्पाइनोजम। और फोरामेन स्पाइनोजम से जो वेसल्स निकलती है, जो आर्टरी निकलती है, वो आर्टरी होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। और यहां से जब मिडल मेनिंजियल आर्टरी निकलती है, ये हो गई मेरे पास मिडल मेनिंजियल आर्टरी। और ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी टेम्पोरल रीजन पर जाकर ये क्या होती है, बाइफर्केट होती है। और टू पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। और टू पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद एक देती है एंटीरियर ब्रांच और एक देती है पोस्टीरियर ब्रांच। फिर से ये जो होती है, ये जो आर्टरी निकलती है फोरामेन स्पाइनोजम से, ये होती है मेरी मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ये होती है मेरे पास मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ये तो हो गई मेरे पास मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी टेम्पोरल रीजन पर पहुंचने के बाद, बाइफर्केट होने के बाद दो ब्रांच देती है। एक ब्रांच देती है एंटीरियर मिडल मेनिंजियल आर्टरी और एक देती है पोस्टीरियर मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ये हो गई मेरे पास एंटीरियर ब्रांच, एंटीरियर ब्रांच। और ये मेरे पास हो गई पोस्टीरियर ब्रांच। ये हो गई मेरे पास एंटीरियर ब्रांच और ये मेरे पास हो गई पोस्टीरियर ब्रांच। और ये दोनों ब्रांच किसकी हैं, ये ब्रांच है मिडल मेनिंजियल आर्टरी की, मिडल मेनिंजियल आर्टरी की क्या होती है, ब्रांच होती है। जो मैंने यहां दिखाया था मेनिंजियल आर्टरी, ये कौन सी है, ये है एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। इसको भी मैं यहां लिख देता हूं, एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ये जो होती है रेड वाली, ये होती है मेरे पास एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, जो रेड होती है। तो ये जो बात हुई अब तक कि आखिर ये जो ब्रांच होती है, जो बेसल होती है, वो कौन सी होती है, इसकी पोजीशन किस तरीके से होती है। तो अगर जब भी किसी कॉन्सिक्वेंस से, किसी भी रीजन से हेड इंजरी होती है, हेड इंजरी कहां पर, टेम्पोरल रीजन पर, ये इस पोजीशन पर, जो हमारा ईयर के ऊपर का जो रीजन है, इस पोजीशन पर क्या होती है, अगर कोई हेड इंजरी होती है, कोई हम प्रेस करते हैं, इसको बहुत तेजी से प्रेस होता है, ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो ब्रांचेस होती हैं, ये ब्रांचेस जो होती हैं वो मूव करती हैं
ये जो मूव करती हैं बोनी ग्रुप से, यहाँ पर क्या होते हैं क्रेनियम के अंदर बोनी ग्रुप्स होते हैं जिनसे क्या करती हैं ये मूव करती हैं। और ये जो पोजीशन होती है यहाँ पर क्या होता है स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, क्योंकि यहाँ नीचे क्या है टेम्पोरल रीजन, तो स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड स्क्वेमस पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन, क्योंकि किसी भी हेड का जो अपर पार्ट है, ये जो पार्ट है ऊपर का, ये क्या बनाता है मेरे पास पैराइटल, और जब पैराइटल यहाँ तक लगभग पैराइटल होता है, और पैराइटल के नीचे मेरा क्या होता है टेम्पोरल रीजन। तो एक तरीके से स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड स्क्वेमस ऑफ द पैराइटल बोन क्या होते हैं, ये होते हैं बीक होते हैं। और जब ये पार्ट बीक होते हैं और जब भी यहाँ पर कभी क्या होती है हेड इंजरी होती है, किसी भी रीजन से क्या होती है इंजरी होती है, तो होता क्या है इसका जो एंटीरियर ब्रांच होती है क्या होती है रप्चर हो जाती है। और जब एंटीरियर ब्रांच रप्चर होती है तो क्या होता है ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है तब यहाँ पर क्या होती है ब्लड फिल होना शुरू हो जाता है। और जब ये ब्लड फिल होता है तब इसका एक पर्टिकुलर पोजिशन होती है, एक पर्टिकुलर इसकी शेप होती है, जिस शेप के बेस पर मैं क्या कर सकता हूँ इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि आखिर ये कौन सा हेमरेज है। तो मैं देखता हूँ कि आखिर वो कौन सा किस तरीके का शेप होता है और आखिर वो शेप क्यों बनता है। तो होता क्या है जब भी ड्यूरामीटर की अगर मैं बात करता हूँ तो इस स्पेस के साथ साथ जैसे ये क्या है मेरे पास क्रेनियम बोन, और क्रेनियम बोन के बीच में यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं सूचरल लिगामेंट। यहाँ पर क्या होते हैं सूचरल लिगामेंट, और ये सूचरल लिगामेंट जो होते हैं ये होते हैं सूचरल लिगामेंट, ये सूचरल लिगामेंट इस तरीके से, मतलब यहाँ भी होते हैं इस तरीके सूचरल लिगामेंट। अब ये सूचरल लिगामेंट क्या करते हैं कि जो पार्ट होते हैं क्रेनियम के उनको क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं, जैसे कि पैराइटल रीजन को ऑसिपिटल रीजन से या पैराइटल रीजन को टेम्पोरल रीजन से। तो ये सूचरल लिगामेंट जो अटैच होते हैं और वो साथ साथ में अटैच होते हैं पेरियोस्टियल लेयर के। जो पेरियोस्टियल लेयर है वो क्या रहती है सूचरल लिगामेंट से टाइटली हेल्ड रहती है। तो जो मेरे पास यहाँ जो ब्लू कलर की जो लाइन है, ब्लू कलर की जो पेरियोस्टियल लेयर है, ये पेरियोस्टियल लेयर इस सूचरल लिगामेंट, इसको मैं बोलता हूं सूचरल लिगामेंट, इस सूचरल लिगामेंट से क्या रहती है अटैच रहती है। और मैं ये भी जानता हूं कि जो पेरियोस्टियल लेयर है वो मेनिंजियल लेयर से क्या रहती है अटैच रहती है। जो मैंने स्पेस यहां दिखा दिया है रियलिटी के अंदर यहाँ कोई स्पेस नहीं होता है और ये पोटेंशियल स्पेस है। तो यहां पर क्या होता है ये पेरियोस्टियल लेयर, मेनिंजियल लेयर और क्रेनियम बोन ये क्या होते हैं, इनके बीच में बहुत लिटिल स्पेस होता है, या मैं कह सकता हूं यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से ये मैं कह सकता हूं ये आपस में क्या होते हैं अटैच होते हैं और यहां से कोई भी चीज का लीक नहीं हो सकती। तो जब भी यहां से कोई ब्लड का क्या होता है जब ये ब्लड वेसल्स रप्चर होती है, ब्लड का यहाँ पर क्या होता है स्टोर होता है, तो ये ब्लड स्टोर सिर्फ इसी पोजीशन में होता है जहां जहां तक सूचरल लिगामेंट है। सूचरल लिगामेंट से अगले ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है जैसे, और जब भी ब्लड फ्लो सूचरल लिगामेंट से अगले नहीं हो पाता है तब यहाँ पर क्या होता है एक स्पेस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये हो गई मेरे पास क्रेनियम बोन, होगी क्रेनियम बोन, क्रेनियम बोन के नीचे पेरियोस्टियल लेयर, क्योंकि स्पेस में ज्यादा लिटिल बना नहीं पा रहा हूं लेकिन यहां पर कोई स्पेस नहीं होता है, इसीलिए मैं स्पेस को क्या करता हूं फिल कर देता हूं, मतलब यहां पर कोई स्पेस नहीं है। और कुछ बुक्स के अंदर जो पेरियोस्टियल लेयर है वो पार्ट माना जाता है क्रेनियम का। कुछ बुक्स के अंदर ये जो मैंने पेरियोस्टियल लेयर बनाई है ये पार्ट माना जाता है किसका क्रेनियम का, और जो मेनिंजियल लेयर है मेनिंजियल लेयर ही मेन पार्ट माना जाता है ड्यूरामीटर का। जो दूसरी मेरे पास लेयर होती है वो कौन सी होती है मेनिंजियल लेयर, और मेनिंजियल लेयर यहाँ क्या बनाती है स्पेस का फॉर्मेशन करती है, स्पेस का फॉर्मेशन, और स्पेस का फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर मेरे पास क्या होते हैं सूचरल लिगामेंट। ये क्या होते हैं मेरे पास सूचरल लिगामेंट। अब इन सूचरल लिगामेंट के साथ साथ जब भी यहाँ पर ब्लड वेसल्स का, जब भी यहाँ पर क्या होगा ब्लड वेसल रप्चर होगी, ब्लड वेसल रप्चर होने के बाद में क्या करेगी जो ब्लड होगा वो यहाँ से तो फ्लो कर, यहाँ से अगले तो फ्लो कर नहीं पाएगा, तो यहीं पर क्या करता है एक प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर कुछ इसका स्पेस इस तरीके से स्पेस फॉर्म कर देता है, क्योंकि यहाँ पर मेरी क्या होती हैं मेनिंजियल वेसल्स। ये होगी मेरे पास मेनिंजियल आर्टरी और ये होगी मेरे पास मेनिंजियल वेन। ये क्या होती है एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। तो जब भी यहाँ रप्चर होगी तो ब्लड यहाँ पर क्या होता है फिल हो जाता है। ये हो गया मेरे पास ब्लड यहाँ पर फिल।
और जब भी यहाँ पर ब्लड फिल होता है तो अगर मैं इसका सीटी स्कैन, क्योंकि सिंपल चीज़ है, जब भी कोई केस होगा, इस तरीके से केस होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सीटी स्कैन करते हैं। और सीटी स्कैन के अंदर जब भी मुझे कुछ बाई कन्वर्जेंट या मैं बोलता हूँ बाई लोकलाइज और बाई कॉन्केव शेप दिखाई देती है इसके अंदर, तो मुझे पता होता है कि ये जो हेमरेज है वो हेमरेज है सब एपिड्यूरल हेमरेज। क्योंकि एपिड्यूरल हेमरेज है ये सूचुरल लिगामेंट के कारण इधर उधर फ्लो नहीं कर पाता है। यहाँ पर मेरे पास क्या होती है, एंडोथेलियल लाइनिंग। एंडोथेलियल लाइनिंग किसके लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, ड्यूरल वेनस साइनस होते हैं। तो ये जो ब्लड होता है, ये जो ब्लड ये होता है मेरे पास एपिड्यूरल हेमरेज, ये कहलाता है मेरे पास एपिड्यूरल हेमरेज। तो ये तो बात हुई कि एपिड्यूरल हेमरेज बनता कहां पर है, रीजन क्या होता है। रीजन होता है अगर नॉर्मल इंजरी भी यहां पर हो जाती है, नॉर्मल इंजरी भी अगर मतलब एक तरीके से यहां पर है, तो ये इस तरीके से एपिड्यूरल हेमरेज का फॉर्मेशन होता है। यहां पर एक स्पेशल पॉइंट और यूज होता है ल्यूसिड इंटरवल का। तो ल्यूसिड इंटरवल के बारे में बात करते हैं कि जब भी एपिड्यूरल हेमरेज या भी कोई हेमरेज होता है टेम्पोरल रीजन के अंदर, तो टेम्पोरल रीजन के अंदर हेमरेज होने के बाद में अगर पेशेंट कॉन्शियस रहता है और कॉन्शियस रहने के बाद कभी कभी क्या होता है, वो अनकॉन्शियस लेवल में पहुंच जाता है। या दो कंडीशन है, या तो पेशेंट क्या होता है कॉन्शियस रहे और कॉन्शियस रहने के बाद अनकॉन्शियस होता है, और जब कॉन्शियस से लेकर अनकॉन्शियस तक के जो पोजीशन और जो पीरियड होता है उसको बोलता हूँ ल्यूसिड पीरियड। इस बार और समझ लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है इंजर्ड होता है, और पर्सन इंजर्ड होने के बाद में अगर उसके ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, अगर उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद में वो क्या होता है, कॉन्शियस हो जाता है। मैं इस बार फिर से दिखा लेता हूँ। जैसा कि बात कर रहा था ल्यूसिड इंटरवल की, तो ल्यूसिड इंटरवल के अंदर क्या होता है कि अगर कोई पर्सन इंजर्ड होता है, अगर इंजर्ड होने के बाद में उसका जो इंजरी है वो किसमें है, टेम्पोरल रीजन में, और मैं कह सकता हूँ स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड स्क्वेमस पार्ट ऑफ द पैरेटल बोन के पास में है। तो अगर वहां पर क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, अगर ब्लीडिंग वहां पर स्टार्ट हुई है तो जनरली जो ब्लीडिंग होगी वो होगी एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की। और अगर इस तरीके की कोई ब्लीडिंग है और ब्लीडिंग होने के बाद में या इंजरी के बाद में पेशेंट जो है वो क्या, या अदरवाइज या तो कॉन्शियस होगा या अनकॉन्शियस होगा। अगर वो कॉन्शियस है और कॉन्शियस होने के बाद में हो सकता है वो हॉस्पिटल पहुंच सके, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में या कुछ दिन में या कुछ वीक के अंदर भी अगर वो अनकॉन्शियस लेवल पर जाता रहता है, या वो जो एक तरीके से क्या है ग्रेजुअली उसके अंदर क्या अनकॉन्शियस कंडीशंस आती रहती हैं, तो जो पीरियड जो हुआ वो एक तरीके से इंजरी से लेकर अनकॉन्शियस लेवल तक के पीरियड को, इसी पीरियड को बोलता हूँ ल्यूसिड इंटरवल। अगर कोई पेशेंट इंजरी होने के बाद अनकॉन्शियस हो गया, और होता क्या है जनरली ये देखते हैं अनकॉन्शियस होने के बाद में भी पेशेंट क्या होते हैं कॉन्शियस हो जाते हैं। कि मान लिया किसी पेशेंट की अभी इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद में क्या हुआ, लेट डाउन हो गया ग्राउंड पर, और उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है वो कॉन्शियस हो जाता है, और कॉन्शियस होने के बाद अपने जो घर है घर ही पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या होती है, अनकॉन्शियस लेवल की प्रॉब्लम शुरू होती हैं, या कोई मेंटल लाइक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, या हेडेक होता है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्टार्ट हो जाती हैं। और इन प्रॉब्लम्स को स्टार्ट होने में कभी कभी क्या होता है, वीक भी लग जाते हैं। तो ये जो एक टाइमिंग होती है जो इस इंजरी से लेकर और अनकॉन्शियस होने तक की जो टाइमिंग होती है, इसी टाइमिंग को बोलता हूँ ल्यूसिड इंटरवल। एक बार इसको रिकैप करते हैं कि अगर किसी पर्सन की इंजरी हुई और इंजरी होने के बाद उसके ब्लीडिंग हुई, और ब्लीडिंग होने के बाद में अगर वो पेशेंट कॉन्शियस रहने के बाद में हो सकता है वो हॉस्पिटल चला जाए। हॉस्पिटल जाने के बाद अगर वो ग्रेजुअली अनकॉन्शियस होता है, तो जो टाइम पीरियड है इंजरी से लेकर अनकॉन्शियस तक का, इसी पीरियड को बोलता हूं मैं ल्यूसिड इंटरवल। या अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया एट द टाइम ऑफ इंजरी, और अनकॉन्शियस होने के बाद क्या होता है जनरली पेशेंट कॉन्शियस भी हो जाते हैं, और कॉन्शियस होने के बाद दोबारा अनकॉन्शियस लेवल तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, इसी टाइम को बोलता हूं ल्यूसिड इंटरवल। और ल्यूसिड इंटरवल के लिए एक केस और होता है कि अगर कोई पेशेंट है इंजर्ड हो, कोई वहां पर क्या हो ब्लीडिंग ही ना हो। जब ब्लीडिंग ना हो और वो क्या होता है, वो पेशेंट होता है जनरली रिकवर्ड हो जाता है बहुत जल्दी। तो अगर ये तो हो गया पर्सन इंजर्ड हुआ, अगर दूसरा कंडीशन भी है पेशेंट इंजर्ड हुआ और नो ब्लीडिंग हुई, नो ब्लीडिंग, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जनरली जो पेशेंट होता है वो रिकवर वेरी रैपिडली होता है, रिकवर्ड वेरी रैपिडली। तो ये सारी बात हुई एपिड्यूरल हेमरेज के बारे में। एक बार हम
रिकैप करते हैं इसको एपिड्यूरल हेमरेज को। तो एपिड्यूरल जो हेमरेज जो पाया जाता है वो पाया जाता है 2 लेयर्स ऑफ द ड्यूरल मेनिंजेस के बीच में। एक कौन सी होती है, पेरियोस्टियल लेयर, दूसरी कौन सी होती है, मेनिंजियल लेयर। जो पेरियोस्टियल लेयर होती है वो किसका पार्ट होता है, वो जनरली सम बुक्स कहती हैं पेरियोस्टियल लेयर जो पार्ट होता है वो होता है क्रेनियम का, और जो मेनिंजियल लेयर होता है वो पार्ट क्रेनियम का नहीं होता है। तो इसीलिए मैं इस मेनिंजेस को, ये जो हम बोलते हैं ब्रांच जो एक तरीके से बेसल्स है, इसको हम बोलता हूं मेनिंजियल बेसल। मेनिंजियल बेसल इसीलिए बोलता हूं मैं कि ये जो माना जाता है मेनिंजियल बेसल इज अ पार्ट ऑफ मेनिंजियल लेयर, इसलिए मैं इसको बोलता हूं मेनिंजियल बेसल। तो जो मेनिंजियल बेसल होती है, जो मेनिंजियल लेयर होती है, वो कुछ प्लेस पे क्या करती है, एक स्पेस का फॉर्मेशन करती है। ये स्पेस का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है ड्यूरल वेनस साइनस के लिए, क्योंकि यहाँ वेनस सप्लाई के लिए कुछ स्पेस होता है, इसीलिए यहाँ बोलता हूँ, क्योंकि ये पोजीशन है ड्यूरामीटर की, इसलिए बोलता हूँ ड्यूरल वेनस साइनस। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होती हैं, बेसल्स होती हैं। इन बेसल्स को बोलता हूँ मैं मेनिंजियल बेसल। मेनिंजियल बेसल के साथ साथ इसको बोलता हूँ मेनिंजियल बेसल इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि ये सप्लाई करती हैं मेनिंजेस को। और ये जो पार्ट होते हैं वो होती है मेनिंजियल लेयर का, क्योंकि ये पेरियोस्टल लेयर का पार्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि पेरियोस्टल लेयर पार्ट जो है वो है क्रेनियम का। इसके साथ साथ इसकी पोजीशन की बात की, तो पोजीशन की बात करने के बाद फोरामेन स्पाइनोसम से, फोरामेन स्पाइनोसम से एक आर्टरी निकलती है, इसको बोलता हूँ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी इस टेम्पोरल रीजन पर जाकर दो पार्ट में बाइफरकेट होती है और देती है एक एंटीरियर ब्रांच, एक देती है पोस्टीरियर ब्रांच। जो इसकी एंटीरियर ब्रांच होती है, एंटीरियर ब्रांच जो होती है वही फॉर्मेशन करती है मेनिंजियल आर्टरी का, इसलिए बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। जब भी स्क्यूमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल रीजन पर क्या होता है, इंजरी होती है। इंजरी होने के बाद होता क्या है, जब भी इंजरी होने के बाद एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी के अंदर क्या होता है, रप्चर होती है। तो रप्चर होने के बाद यहाँ क्या होता है, ब्लड लीक होता है। यहाँ जब ब्लड होता है, यहाँ ब्लड फिल होता है। ब्लड फिल होने के बाद में ड्यू टू द सूचर लिगामेंट ये ब्लड क्या होता है, इस पोजीशन से इधर उधर नहीं जा पाता है और यहाँ पर एक क्रिसेंट शेप का फॉर्मेशन होता है। ये क्रिसेंट शेप क्या होती है, एक क्रिसेंट शेप का फॉर्मेशन रहता है और यहाँ पर क्या एक प्रेशर क्रिएट करती है। और ये प्रेशर क्रिएट किसके ऊपर होगा, प्रेशर क्रिएट होगा ये ग्रे मैटर और भी कह सकता हूँ क्रेनियल सेरेब्रम के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करती है, जो कि बाद में क्या करता है, कुछ क्लिनिकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसका अगर मैं एमआरआई देखता हूँ तो इसका जो एमआरआई होता है वो एमआरआई देता है मेरे पास बाई लोकलाइज बाई कॉन्केव हेमरेज, ये जो देता है मेरे पास। इसका अगर मैं इस शेप की बात करता हूं तो ये शेप जो होता है ये होता है मेरे पास बाई कॉन्केव और बाई लोकलाइज एंड बाई लोकलाइज। अगर इस टाइप का एमआरआई के अंदर इस टाइप का मुझे शेप मिलता है तो जनरली ये शेप किसका होता है, ये होता है एपिड्यूरल हेमरेज का। तो ये तो बात हुई किसकी, डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट करना है किस तरीके से। अगर मुझे शेप मिलता है बाइकॉन्केव शेप मिलता है तो पता लग जाएगा क्या है, एपिड्यूरल हेमरेज है। और एपिड्यूरल हेमरेज का रीजन क्या होता है, सूचरल लिगामेंट के कारण ही इस तरीके का शेप का फॉर्मेशन होता है। और इसके साथ साथ मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज की और बात करी, वो करी मैंने ल्यूसिड इंटरवल की। तो ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है कि कॉन्शियस लेवल से अनकॉन्शियस लेवल तक पहुंचने में, या मैं कह सकता हूं इंजरी से अनकॉन्शियस लेवल तक पहुंचने में जो टाइम होता है उसी को बोलता हूं मैं ल्यूसिड इंटरवल। तो ये सारी बात हुई मेरे पास एपिड्यूरल हेमरेज की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर को। थैंक यू।